आइए बाजार के जाने माने फंड मैनेजर हेलियस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिनशो सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो बताएं, ईरानी साहब हैं आप तो पूछ रहे हैं, ईरान में सब ठीक है सर? जी एक्चुअली आपकी मैंने राय ले ली लास्ट टाइम, और मैंने अपने दोस्तों को बोला कि जो यूएस में बैठे हैं कि आप मेरा नाम प्रपोज करिए कि मैं अगला शाह बन जाऊं ईरान का, कि मेरे नाम में तो शाह भी है, दिन शाह, तो शाह तो है हाँ, ही already। एक्चुअली दिन शाह, हाँ बराबर है, सही है सर। तो मतलब अगर प्रपोज कोई कर दे आपके अमेरिका के दोस्त और सेकंड करना हो प्रपोजल, तो मैं तैयार हूँ सर। थैंक यू जी। ठीक बात है। ये तो सर आते तो हमारे साथ हल्के फुल्के पल होते हैं ऐसे, लेकिन बताएं सर, युद्ध का माहौल भी हल्का होता दिख रहा है, क्या क्या क्या, क्या सेंस मिल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि देखिए दोनों साइड अभी थक गई है। यूएस हो कि ईरान हो, दोनों साइड थकी हुई है। और ईरान के लिए तो पैरामाउंट है कि वो बंद कर दे युद्ध की, इसीलिए एक दूसरे को धमकी वगैरह हो रही है, पर गोलियां कुछ पास ऑन नहीं हो रही है। लेकिन यही लग रहा है हमें कि एक सेटलमेंट आएगा, जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होगा। एंड अल्टीमेटली ये युद्ध शायद विराम ही होने वाला है। शुरुआत वापस ना हो वही अच्छा है, क्योंकि अगर जो शुरुआत होती है वापस, तो फिर तो क्रूड आप $150 देखेंगे, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि थोड़ी भी खराब खबर आती है तो क्रूड 100 के ऊपर चला ही जाता है। और जैसी अच्छी खबर आती है 90 के आसपास पहुंच जाता है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि शायद ये सलट जाए और कोई कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो जाए, क्योंकि इंडेफिनेटली अभी तो ट्रूस डिक्लेयर किया है। दो ब्लॉकेड अभी भी चालू है, पर वो हट जाए तो फिर आई थिंक क्रूड वापस नीचे आएगा, और थोड़ा आपको वापस हमारे फंडामेंटली से फिर से देखना पड़ेगा, और वहां पे कॉल लेना पड़ेगा। ठीक बात है, परफेक्ट, ये है आपके लिए युद्ध को लेकर आए। लेकिन कच्चा तेल जो वापस ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, $104 के आसपास है, क्या लेवल आ जाए कच्चे तेल का तो थोड़ी राहत मिले, कंफर्ट हो जाए, ये लगे कि अब हम खतरे से बाहर निकल चुके हैं? क्योंकि वापस से डरा रहा है सर। जी बराबर बोला आपने अनिल जी, क्योंकि ये कच्चा तेल जो है अभी जो 103 104 के आसपास घूम रहा है पर बैरल, वो इसी न्यूज पे घूम रहा है कि ब्लॉकेड की वजह से कोई शिप पास नहीं हो रही है वहां से। तो आई थिंक इसके लिए थोड़ा फर्म अप हो गया, इसीलिए हमारा बाजार भी थोड़ा वीक हो गया। लेकिन एक्चुअली आप देखें तो सपोज कल को ये ब्लॉकेड खत्म हो जाता है, चालू हो जाता है वापस क्रूड का सप्लाई, मुझे लगता नहीं क्रूड प्राइस आपको 85 के आसपास से कम नीचे दिखे। तो वो भी एक हिसाब से एक बुरी खबर है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है जो आज की तारीख में। हाँ, तो आप $40 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसके बाद में आप देंगे अराउंड $20 एक्स्ट्रा। लेकिन अनिल जी, एक चीज हमने एनालिसिस किया था, जो लास्ट मार्च में जो हमारे एवरेज प्राइसेस थे वो इतने ज्यादा नहीं थे, वो 80 के आसपास थे, जबकि क्रूड 120-25 तक चला गया था मार्च में। मैं इंडिया के इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ। वो 80 के आसपास थे। तो वो एक हमें ऐसे लग रहा है कि हमें शायद एक बड़ा अट्रैक्टिव रेट मिल रहा था। तो आई डोंट नो, यहाँ पे भी अभी मिल रहा है, अप्रैल में नहीं, वो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर जो $20 भी आप एक्स्ट्रा देते हैं, तो पूरे साल के लिए आप $36 बिलियन एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, जो पे आउट होने वाला है बिकॉज ऑफ क्रूड। आरबीआई का सरप्लस ही कोई 36 बिलियन डॉलर, मतलब अराउंड 3,30,000 करोड़ के आसपास हो जाता है। आरबीआई का सरप्लस 3 लाख के आसपास होने वाला है, जो कि अच्छे कामों के लिए यूज कर सकता है, लेकिन ये अभी इसमें जा सकता है। इसलिए हमें लग रहा नहीं इतना स्ट्रेच हो सकता है इंडिया में, अगर जो $20 भी एक्स्ट्रा देने पड़े तो। पर यहाँ से अगर जो और फर्म होता है तो ऑब्वियसली पेन है, और जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा पेन है। बिल्कुल, तो ये कच्चा तेल है जो थोड़ा घट जाए, और अगर $90 के नीचे 85 के आसपास आ जाए तो थोड़ी राहत की सांस लें। सर, अब इन बाजार का मूड, माहौल, डायरेक्शन क्या लग रहा है सर? नीचे से देखें तो 2000 पॉइंट ऊपर आ गए, ऊपर से देखें तो 2000 पॉइंट नीचे, बीचों बीच में तो समझ नहीं आ रहा तेजी करें या मंदी। जी अनिल जी, हमें तो ऐसे लग रहा है कि हो गया जो होना था। अभी एक्चुअली जितना खराब खबर आनी थी वो आ गई। अभी यहाँ से हमें ज्यादा खराब खबर, मतलब खराब खबर दिख नहीं रही है। जैसे मैंने बोला, एक बड़ी खराब वही हो सकती है कि आपका लड़ाई वापस झड़प जाए। वो तो खैर फिर इंडिया का प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो पूरी दुनिया का प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ग्लोबली अगर जो क्रूड के भाव इतने सस्टेन हमें $150 के आसपास पहुंच जाते हैं, तो आप सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखेंगे, डिमांड डिस्ट्रक्शन देखेंगे। तो वो सब अभी हम नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि सब ठीक ही होगा। अगर जो वो होता है, तो ये क्वार्टर जो हमने सोचा था, मार्च का क्वार्टर,
जो हमें लग रहा था कि खराब होने वाला है, लगता नहीं है इतना खराब होने वाला है। हमें अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आप देखें तो सिर्फ मार्च के क्वार्टर में ही इम्पैक्ट आया था, एंड मोर लेस सबकी इन्वेंट्रियां थी पुराने प्रोडक्ट की। लेकिन ये जो जून का क्वार्टर है वो सबसे खराब क्वार्टर रहेगा इंडिया के लिए, कोई कोई डाउट नहीं है उसके लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो इम्पैक्ट आया है हमारे रॉ मटेरियल इनपुट प्राइसेस में, वो इस क्वार्टर में, जून के, अप्रैल में जून के क्वार्टर में जाके फील होंगे। एंड मोरलेस हमें लग रहा है कि शायद ग्रोथ रेट यहाँ पे आपको मिड सिंगल डिजिट के आसपास दिखे, अर्निंग्स ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो और लेकिन अब जो ऑयल एंड गैस कंपनी निकाल रही है, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जिसको होने वाला है, तो शायद आपको हाई सिंगल डिजिट दिखेंगे। पर हमें ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है ये, क्योंकि पूरे साल में अगर जो 12-13% ग्रोथ की बात कर रहे हैं अर्निंग्स की, तो मतलब आप अगले जो 9 महीने हैं, जो जून के बाद के 9 महीने में, वहां पे आप 17-18% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये देख के, वैल्यूएशन देख के, एंड स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप की जो वैल्यूएशन है वो, और ज्यादा जो करेक्शन भी हुआ है मोटा वहां पे, हमें लग रहा है कि वो प्रॉब्ली ज्यादा चलेंगे और लार्ज कैप शायद थोड़े कम चले, लेकिन ग्रोथ तो गिवन है यहाँ पे। तो ये है आपके लिए सर की तरफ से बाजार के डायरेक्शन को लेकर। अब सर बताएं, कहाँ आपको दिखते हैं मौके बाजार में पैसे लगाने के लिहाज से? एक, जिनको म्यूचुअल फंड्स के जरिए लगाना है, कौन सी स्कीम बेहतर है? और दूसरा, जो डायरेक्ट शेयर खरीदना चाहते हैं, कौन से सेक्टर्स बेहतर हैं? तो पहले तो अगर जो मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो हमें तो यही लग रहा है। इनफैक्ट आई वाज ऑन द रोड लास्ट 2 हफ्ते से, मैं यही समझा रहा था कि अगर जो आप पास्ट हिस्ट्री में देखें, हमने तो 22 साल का ट्रैकिंग किया हुआ है दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप का। जैसे ही एक -1 डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पे हिट होता है, जो प्रीमियम है बेसिकली ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स विज़ाविज़ द लार्ज कैप इंडेक्स, तो वो वहां से एक रिबाउंड आता है जो 12 से 18 महीने के बीच में आता है, और वो रिबाउंड काफी अच्छा खासा रिबाउंड होता है। तो वो हमने वो देखा था जनवरी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वॉर चालू हुई तो थोड़ा स्ट्रेच हो गया, लेकिन वो रिबाउंड बकायदा कायम है। और दूसरा, जो जैसे मैं समझा रहा था कि सबसे ज्यादा करेक्शन स्मॉल कैप और मिड कैप में हुआ है, तो हमें तो लग रहा है कि रिबाउंड भी इन्हीं दो सेगमेंट से ज्यादा होगा। जो कंजर्वेटिव है इन्वेस्टर, वो ऑब्वियसली फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं, जो आइडियली बड़े एग्रेसिवली मैनेज होते हैं, जहां पे आप मिक्स चेंज करते हैं काफी जोरों की, तो वो आप देख सकते हैं। और जो बड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, वो सीधा स्मॉल मिड कैप ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं उनको। और अगर जो आप सेक्टर्स की बात करें, तो जैसे मैंने बोला कि जो सबसे बीटन डाउन थे वही सबसे ज्यादा राइज होंगे। बैंक्स उनमें से एक था, जो काफी हद तक मार पड़ी थी उनको मार्च में। वो लगा क्योंकि एफआई सेलिंग भी इतनी मोटी थी, तो वो शायद वहीं पे बेचते थे जहां पे उनका माल बिक रहा था, तो वहां पे रिबाउंड आपको ज्यादा दिखेगा। और ऑब्वियसली हमारे न्यू एज कंपनीज जो बेकार में जिनको मारा था, वो सारी ऊपर आने वाली है, वो हमें ऐसे लग रहा है। तो इसलिए हम तो वही देखेंगे जहां पे ज्यादा मार पड़ी है, पर वेरी सिलेक्टिवली, मतलब जहां पे फंडामेंटल सपोर्ट है, और वही आपको देखनी पड़ेगी। फंड्स हैं बेहतर, और साथ ही सेक्टर्स के लिहाज से आपको बताया भी कि जिन स्टॉक्स में युद्ध की वजह से ज़्यादा गिरावट आई है, वहाँ पर एक्शन रहेगा बेहतर। निशु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज छोटे